where the mind is led forward by the मतलब उनके, by the into ever widening thoughts and action into that heaven of freedom. वहां ले चलो जहां पे दिमाग जो है वो आगे चलने वाला है, हमारा दिमाग हमको आगे का रास्ता बताए, हमें कुंठित ना कर दे, हमको वहीं पर रोक ना दे, हमको उतना ही सोचने के लिए बांध ना कर दे। दिमाग की आजादी, मन की आजादी। जब आपका दिमाग एक लेवल के ऊपर सोच नहीं पाता, ब्लॉक हो जाता है, बाइंड हो जाता है, चेन में बंध जाता है, गुलाम तरीके का हो जाता है, एक तरह के विचार को ही सोच पाता, दूसरे तरह के विचार को ले ही नहीं पाता है, तो हमारा दिमाग साइकोलॉजिकली एबनॉर्मल हो जाता है। इसका उल्टा भी सही है, जिनका दिमाग साइकोलॉजिकली एबनॉर्मल होता है वही मेंटल ब्लॉकेज में होते हैं, वो फॉरवर्ड सोच नहीं पाते। द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, उनका दिमाग उनको आगे नहीं ले जा पाता, तो एक जगह अटक के रह जाते हैं। बाय दी इंटू एवरी वाइडनिंग, बाय दी इंटू एवर वाइडनिंग, हमारे विचारों में लगातार बहते पानी की तरह होना चाहिए, लगातार प्रोग्रेसिवनेस होनी चाहिए। ठीक है ना? प्रोग्रेसिवनेस कैसे होती है, किस बात को हम कहते हैं कि मेंटल प्रोग्रेसिवनेस होनी चाहिए? हम प्रोग्रेसिवनेस कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को। आपके सामने कोई नई प्रॉब्लम आई, हम कह रहे हैं पुरानी भी आई, उसको आपने सॉल्व किया। अगर आपका दिमाग प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है, ठीक है ना, ऑब्स्टिकल्स को पार कर पाता है, नई चीजों को इवॉल्व कर पाता है, इंजीनियस इन्वेंटिव होता है, तो ही आप कह सकते हैं कि आपका दिमाग मूव फॉरवर्ड या एवर वाइडनिंग ऑफ थॉट एंड एक्शन होता है, इमेजिनेटिव हो पाता है, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी कुंठाओं, बाधाओं, दीवालों और फेंसिंग्स के बियॉन्ड जाकर के जा पाता है। ईश्वर अनंत है, ईश्वर के अनंत की तरह आपका दिमाग भी अनंत विचारधाराओं का समागम करता है, का अमलगमेशन करता है, कंसोर्टियम करता है। तो आप कह सकते हैं कि एवर वाइडनिंग ऑफ थॉट्स एंड एक्शंस इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम। सवाल ये है कि अच्छा, हमारे समाज में चाहे कोई भी तरह का फेथ हो, हर फेथ में एक कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा रखा गया है, और गालिब ने इसको बड़ा बढ़िया क्रिटिसाइज भी किया है, हेवन, स्वर्ग, जन्नत। ठीक है ना? और इसका ठीक उल्टा जो है वह हेल, नर्क, जहन्नम। ठीक है ना? तो गालिब ने बहुत अच्छी बात कही कि मालूम है सभी को जन्नत की हकीकत, मगर दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो हेवन का ख्याल बड़ा अच्छा है। हेवन का ख्याल एक्चुअली है क्या? हेवन का ख्याल है ऑल सॉर्ट्स ऑफ फ्रीडम, किसी प्रकार की कोई भी रुकावट, रोक टोक नहीं है। ठीक है ना? और फिर भी लोग खुश हैं। जब हम रोक टोक और खास करके आगे बढ़ने की, प्रोग्रेसिवनेस की, इंजीनियरिटी की, मूविंग फॉरवर्ड, एवर इवॉल्विंग थॉट्स को हम रोकते हैं, तो हम हेवन से दूर रह जाते। ठीक है ना? इस हेवन के कॉन्सेप्ट को ही धरती पर जब इम्प्लीमेंट करने की बात आई, तो शायद तभी लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में सोचा। हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी मिले, अपने तरह से चलाने, खुद को चलाने को और अपने समाज को चलाने का मौका मिले। यहीं से शायद डेमोक्रेसी की बात शुरू हुई। तो हेवन का मतलब बेसिकली आजादी है, जहां पे जीवन की, अपने अस्तित्व की, अपने एग्जिस्टेंस की कोई भी रुकावट ना हो, वही हेवन है। ठीक है? हम कभी कमरे के अंदर बैठ करके हेवन को नहीं कल्पना कर पाते हैं। हम हेवन की बात करते हैं तो जहाँ बहुत बढ़िया झरना बहता हो, खूबसूरत पहाड़ हो, आसमान साफ दिखता हो, तारे दिखते हो, तो हम हेवन कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि हेवन जो है, हमको जो जो विचार है, वो हमको आजादी की तरफ, फ्रीडम की तरफ, खुलेपन की तरफ लेके जाता है। तो हेवन टाइप का विचार, एवर इवॉल्विंग, फॉरवर्डिंग, अनंत की तरफ जाने का जो विचार है, यही बात की गई है। वेयर द माइंड इज लेड forward by thee into every widening thought and action into that heaven of freedom. heaven of freedom एक लगभग एक ही बात है। लगभग क्या बोले, अगर हम पूरी एक ही बात है। हम उसी जगह पे खुश रह पाते हैं। जैसे पिंजरे में पिंजरा, पिंजरे में चिड़िया, उसको कितनी भी खूबसूरती, कितनी भी उसको अच्छा जंगल आप पिंजरा दे दीजिए, अच्छा से अच्छा खाना दे दीजिए, लेकिन फिर भी वो हेवन नहीं है उसका।
पिंजरे से निकाल दीजिए। अगर उसको मौका मिलेगा तो पिंजरे से निकल जरूर जाएगी जो चिड़िया है। वैसे ही उसके लिए आज़ादी ही हेवन है। आज़ादी और हेवन में कोई बहुत फर्क नहीं है। लोगों ने अंग्रेजों को भगाने का यही विचार इसीलिए लाया कि ये चले जाएंगे तो हमको बहुत सुख हो जाएगा, हेवन हो जाएगा, भारत स्वर्ग बन जाएगा। कितना हो पाया नहीं हो पाया वो अलग बात है, लेकिन सोचा यही गया था। इसीलिए पूरी ताकत लगा दी गई और क्विट इंडिया मूवमेंट जैसी चीजें जो है वो चालू हो गई और अंग्रेजों को जाना ही पड़ा। कल हम लोग पढ़ रहे थे कि आज़ादी के बाद भी 47 के बाद भी 1980 तक इकोनॉमी ऑफ इंडिया, पैसे की जो स्वतंत्रता थी, जो खुशियां थी, वो डिक्लाइन पे ही रही, गिरती ही रही। लेकिन फिर भी अंग्रेजों को भगाने के पीछे एक बहुत बड़ा मोटिव था। आज़ादी पाने का एक बहुत बड़ा मोटिव यही था कि हम हर प्रकार से अपने आप को सुख दे पाएंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी। अंग्रेज जैसा नहीं है वो यहाँ नहीं जा सकते, वो नहीं खा सकते, यहाँ नहीं बैठ सकते, इस तरह की चीज़ नहीं होगी। बताते हैं कि 1947 में जब आज़ादी का पर्व मनाया जाने वाला था पहला, तो लोग बस में चढ़ते थे, बस में टिकट मांगी गई तो आप टिकट काहे की देंगे, अब तो आज़ाद हो गए, थोड़ी टिकट दी जाएगी। उनके दिमागों में यह था कि अब कोई भी रुकावट नहीं होगी। आज़ादी का मतलब ये हुआ, यानी स्वर्ग हो जाएगा जहां सब कुछ नैसर्गिक तौर पे, फ्री तौर पे उपलब्ध है। प्रकृति हम लोगों को, धरती हम लोगों को फ्री तौर पे उपलब्ध है। भगवान ने इसके लिए कोई चार्ज नहीं मांगा है, ठीक है ना। अगर कुछ मांगा है तो बस इतना ही, या उम्मीद रखी इंसान होने के नाते, कहते ना कि भाई इंसान क्यों पैदा हुआ धरती पर, इंसान होने के नाते बस इतना ही जरूर मांगा है कि आप इस चीज को ठीक से रखें, ऐसा रखें कि सबको उपलब्ध हो जाए। तो वी एज अ ह्यूमंस आर बेसिकली expected to be a good managers of the resources of the nature of the God। हमसे ये उम्मीद रखी जाती है, तभी हम अपने आप को इंसान कहना है। हम लूट लें, खा लें, दूसरे को मार दें, जानवरों को मार खा लें, ठीक है ना, बिना किसी रिगार्ड के, तो फिर ये हमसे उम्मीद रखी नहीं जाती। आज़ादी का मकसद यही सोचा गया था कि स्वर्ग हो जाने का मकसद ये सोचा गया था कि हम आज़ाद हो जाएंगे। और सबसे बड़ी आज़ादी होती है वैचारिक आज़ादी। इसको यूनाइटेड नेशंस ने ही बोला है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस बोला है, अंतरात्मा की आज़ादी, ये तो मिलनी ही चाहिए। और ब्रिटिश टाइम में अंतरात्मा की आज़ादी भी कहीं ना कहीं खो गई थी, क्योंकि हम लोगों को ये समझाया जाता था कि आप लोग जो है वो इंसानी लोग जो हैं ना देखने में अच्छे हैं, ना कामकाज में अच्छे हैं, ना आपको कोई नॉलेज है, सब अंग्रेजों ने दिया है। तो हम अपने आप से ही शर्मिंदा होने लगे थे। इस शर्मिंदगी से आज़ाद हो जाना, जो कि आपने पहली लाइन पढ़ा था, माइंड विदाउट एनी फियर, इस शर्मिंदगी से, इस भय से कि कहीं हम कुछ करें तो कोई बुरा ना हो जाए, कुछ नहीं बुरा हो जाएगा, आप करके तो देखिए। सो इस प्रकार की आज़ादी जब हम करने लगेंगे, पाने लगेंगे, तो हम स्वर्ग की स्थिति में पहुंचेंगे। आगे कहता है माय फादर, यहाँ पे पोयम पूरी होती है। माय फादर का मतलब यहाँ पे परम पिता से है, ईश्वर से। माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, हे मेरे पिता, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, इस देश को जागृत करो। जागृत होगा तो ही आज़ाद। सोता हुआ आदमी, बेहोश आदमी को आज़ादी और गुलामी को फर्क ही नहीं होता है। भारत सो रहा था। अवेकनिंग, नेशनल मूवमेंट जो किया गया वो अवेकनिंग के लिए ही किया गया, जागृति के लिए किया गया। तो ये इस पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन मैंने दिया। एक बार मैं पूरा पढ़ देता हूँ, पूरी पोएम एक पूरे सीक्वेंस में। थोड़ा सा पूरी पोएम एक साथ पढ़ने में थोड़ा अच्छा मजा आता है। थोड़ी टुकड़े में पढ़ा जाए, समझा के पढ़ा जाए, बिट्स एंड पीसेस में पढ़ा जाए तो समझ में तो आती है, लेकिन मजा नहीं आता है। So it is like that, where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free, where the world is not being broken up into fragments of narrow domestic walls, where words come out of the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the into the dry desert sand of dead habits, where the mind is
led forward by thee into ever widening thought and action into that heaven of freedom. My father, let my country awake. ये आपकी कविता है। अच्छी लगी? हम ये नहीं पूछेंगे समझ में आई, हम ये पूछेंगे अच्छी कविता अच्छी लगती है। कविता समझ में आने और नहीं समझ में आने वाली बात नहीं। कविता की सुंदरता होती है, अच्छी लगनी चाहिए। तो कविता एक विचार होती है, विचार अच्छा लगा बड़ी अच्छी बात है, अच्छा नहीं लगा तो फिर से पढ़ लीजिए, कुछ ना कुछ अच्छा लग ही जाएगा। समझ में आया? यस सर।